नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज आपको भारत मंडपम की सैर पर लेकर जाना है। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट होना है। प्रगति मैदान में बने इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में यह सम्मेलन होगा। उसे नाम दिया गया है भारत मंडपम। जिस हॉल में G20 की मीटिंग होगी, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 20 देशों के बड़े बड़े नेता बैठेंगे, वो जगह कितनी भव्य है और कैसी दिखती है, सिग्नेचर स्टोरी में आज उस भव्यता की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। बासमती चावल पर सरकार ने ऐसा फैसला किया जिससे किसान और कारोबारी दोनों ही परेशान हैं। भारत के इस फैसले का पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। फैक्ट फाइंडिंग में भारत के बासमती पर लगे बैन की बात होगी। बारिश का होना ना होना ये सब कुदरत का खेल होता है, कुदरत पर निर्भर करता है। लेकिन हवन से बादल बरस सकते हैं। मध्य प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए हवन वाली कोशिश हो रही है। फसलें बर्बाद हैं और सिस्टम हवन की सलाह दे रहा है। आज के एक्सक्लूसिव में शिवराज मामा के बारिश वाले टोटके की बात करेंगे। एक इंसान ने गीता पर जीवन भर की कमाई लगा दी। ये भगवत गीता सोने, चांदी और हीरे से बनी है। बी पॉजिटिव में आज दिखाएंगे महंगी भगवत गीता का सच और उसके पीछे के किरदार की पूरी कहानी। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखानी है जिसमें देश का मान बढ़ेगा। आपको मालूम है, दिल्ली में 5 दिन बाद G20 का सम्मेलन होने वाला है। अमेरिका समेत कई मुल्कों के लीडर्स इस मीटिंग में शामिल होंगे और कई तो शामिल होने के लिए वहां तैयारी भी पकड़ने लगे हैं। G20 की मेजबानी भारत के पास है। हमारी मेजबानी में पहली बार दक्षिण एशिया में इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। राजधानी G20 पूरे पोस्टर बैनर से पटी पड़ी है। सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया गया, जगह जगह पहरा है। ये मीटिंग कहां होगी? एक साथ 20 देशों के लीडर, डिग्निटरीज कहां बैठेंगे? हमारे रिपोर्टर रविकांत प्रगति मैदान के उस वेन्यू की पूरी तस्वीर खास तौर से दिखाएंगे जहां पर विदेशी मेहमानों की उनको वहां बिठाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए पूरा वेन्यू सजाया गया है। इस समय हम प्रगति मैदान के भीतर हैं और उस मुख्य हॉल में हैं जहां पर G20 समिट का मुख्य अधिवेशन होना है। यहाँ पर ये वो रूम है जहाँ पर सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठ करके G20 की मीटिंगें करेंगे और ये पूरे कन्वेंशन सेंटर की जान है, आप कह सकते हैं दिल है। अब इस मीटिंग हॉल में ये एक राउंड टेबल है जिसके हर कोने पे सीटें लगी हुई हैं, हर जगह सीटें लगी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति या जो समिट का मेंबर है वो यहाँ पर जब बैठेगा तो उसको सेम लुक मिलेगा। ये LCD स्क्रीन्स आप देख रहे हैं, चारों ओर ये LCD स्क्रीन लगी हुई है, यानी किसी भी पॉइंट पर आप बैठ जाएं इस गोल मेज के तो आपको सेम लुक मिलेगा। ये जो पूरा हॉल है इसमें न सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ये बेहतर सुविधा दी गई है, बल्कि जो सजावट है वो इतनी शानदार है। तो जहां पर हम बैठे हुए हैं उसके नीचे जो कालीन है, ये कालीन आप देखिए बेहद खूबसूरत कालीन है ये। और इस तरीके से ये कालीन भदोही की बनी हुई कालीन है और इसमें जो रंग हैं वो खास तौर से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि इसका उभार भी आए और इसका जो रंग है वो खिल करके आए। ये जो गोलमेज है इसके बाहर का पूरा हिस्सा तो भदोही की कालीन का है, लेकिन भीतर आप देखिए तो कश्मीर की कालीन लगी हुई है। कि ये जो शैंडलियर लगा हुआ है ये विदेश से खास तौर से उस जगह से आया हुआ है जहां से शैंडलियर मशहूर है। कंपनी जिसने इसको डिज़ाइन किया है उनके जो डिज़ाइनर हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्राग के पास एक जगह है जहाँ का सैंड बड़ा मशहूर है। उससे जो क्रिस्टल बनता है उसमें एक अजीब तरीके का स्पार्कल होता है, इसलिए जो दुनिया के बेहतरीन शैंडलियर है वो चेक रिपब्लिक प्राग से आते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर शैंडलियर की बात करूँ तो इस शैंडलियर में ये ग्लोब्स हैं जो हैंड ब्लोन है और 3700 ग्लोब्स हैं
जो ऊपर से वायर से लटकाए हुए हैं। और ये एवरी सिंगल जो ये है आपका क्रिस्टल है वो हैंड ब्लोन है और हैंड कट है। दैट मीन्स जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये डिफरेंट तरीके से ग्लो करता है। तो ये पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन जो है ये अपने आप में एक बड़ा स्पेशल इंस्टॉलेशन है। अगर आप इस G20 हॉल की बात करें तो ये लिटरली इस पूरे कन्वेंशन सेंटर का आप समझ लीजिए हार्ट का दिल है। और तकरीबन 14,000 स्क्वायर फुट का इसका एरिया है, तकरीबन 20 फुट की इसकी हाइट है। और इसमें जितनी भी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो सब इस्तेमाल की हुई है। ऑडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकूस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइटिंग और डिमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जितना भी आप इसका गेटअप देख रहे हैं, जो इंटीरियर की इसकी थीम देख रहे हैं आप, वो सारी बहुत इंडियन है। सो हमने रेड सैंडस्टोन यूज़ किया है जो बिल्कुल इंडियन है। धौलपुर की जालियाँ इस्तेमाल की हुई है। G20 की मीटिंग के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ है। अगर मोटा मोटी अंदाज़ा लगाएं तो जितने पैसों में नया संसद भवन बना है उतना ही बजट मीटिंग का है। इसमें मेहमानों की सिक्योरिटी से लेकर उनके रहने, इंतजाम और शहर की पूरी सजावट का खर्चा शामिल है। नई दिल्ली के पूरे इलाके सजाए गए हैं। मेट्रो और ट्रैफिक के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। दिल्ली में क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते वाले आखिरी एपिसोड में बता दिया था। सिक्योरिटी के लिहाज से 50,000 पुलिस जवान डिप्लॉय किए गए हैं। इनके लिए एक खास वर्दी भी तैयार की गई है। एंटी टेरर स्क्वाड की भी तैनाती रहेगी। 16 5 सितारा होटलों में हमारे विदेशी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सबकी नजरें उस हॉल पर इसलिए टिकी हैं क्योंकि जहां देश के कई राज्यों की कलाकृतियां और हुनर की झलक दिखाई देगी, वहीं ये G20 समिट होगी। आप ऊपर अगर सीलिंग पे देखेंगे तो शैंडलियर विदेश से है, लेकिन उसके चारों तरफ जो सजावट है, ये जो सजावट है ये कहाँ कहाँ की है? ये हमारा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों के जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं जो घर पे पेंटिंग करते हैं, उनसे आर्टिस्ट क्या यहाँ आए थे? उनसे हमने वहाँ से बनवा के इसको फैब्रिक पे मंगवाया था और फिर ये फैब्रिक कैनवस को इसके ऊपर हमने पेस्ट। ये जो मेज है जी, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे, क्या ये कुछ खास है? सर ये मेज तकरीबन अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 70 फुट ऐसे है। ये गोल मेज 70 फुट लंबी है। 70 फुट लंबी है। ऐसे तकरीबन 50 फुट के आसपास चौड़ी है। इसमें एक टाइम पर 40 लोग बैठ सकते हैं जो हमने प्लान किया है, लेकिन इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें 70 पीपल ऑल्सो कैन सिट। पूरा टीक का विनियर है, टीक की लकड़ी है और ये पूरी इंडिया में बनी है। और इसमें आप देखेंगे हमने कोई ओवर एम्बेलिशमेंट नहीं की है, ओवर डेकोरेशन नहीं की है, बिकॉज जो फोकस है वो जो बातचीत है और जो उसमें फैसले निकलने हैं उस पर है। यानी मेज ऐसी है कि डिस्ट्रैक्ट ना करे। जो चेयर्स हैं, ग्रीन रंग आप लोगों ने चुना है। ग्रीन रंग चुनने की कोई खास वजह? ग्रीन रंग इज अ वेरी प्योर रंग, सस्टेनेबिलिटी। ये छोटी छोटी मेजें हैं, ये किस पर्पज से हैं? ये जो पहली आपकी जो बड़ी वाली मेज है, इस पे वर्ल्ड लीडर्स बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ द G20 नेशंस। उसके बाद जो सेकेंड वाली आपकी जो मेज की लेयर है उस पे शायद मिनिस्टर्स होंगे और उनके पीछे दो कुर्सी और है जिस पे सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह बैठे। ये जो दरवाजे बने हैं इसमें, ये भी अलग तरीके के दिख रहे हैं। तो ये एक एक दरवाज़ा जो है तकरीबन 12 फुट से 14 फुट ऊंचा है और एक दरवाज़ा तकरीबन 250 किलो का है। तो इसको पूरा टेस्ट किया गया लैब में, CBRE में, ताकि इसके जो हिंजेस हैं उनको हम उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। तारिक जी भी हमारे साथ हैं। दोनों लोगों ने मिल करके इसमें मेहनत की है, डिज़ाइन किया है। इस हॉल के बारे में क्या कहेंगे? जो सेंट्रल पोर्शन है, अगर आप उस सेंट्रल पोर्शन को दिखाएंगे तो हमने जो एक वाइट मार्बल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली ये वाइट मार्बल काफी खूबसूरत है। हाँ। इसमें भी फिलिंग सी दिख रही है जी। तो ये वाइट मार्बल बेसिकली मकराना का मार्बल है, प्योर इंडियन मार्बल है। उसके अंदर हमने इनले वर्क, मेटल है, ये ब्रास, अब ब्रास मुरादाबाद है तो उसका देखिए कितना अच्छा फ्यूजन है। उसका इनले वर्क, इंडियन आर्टिस्टों ने उसका इनले वर्क किया। तो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो इस हॉल का है वो हमारा कश्मीरी कार्पेट बनता है,
जिसमें 12 तरह के कार्पेट्स हैं। 12 तरह के कार्पेट्स के देखने में आपको देखिए एक जैसे लगेंगे, लेकिन हर 12 कार्पेट के अलग अलग डिज़ाइन है। वो अपने आप में एक अलग अलग स्टोरी बयान करते हैं। तो यहाँ पे बीच में भी स्क्रीन लगे हुए हैं, न सिर्फ अगल बगल बड़े स्क्रीन हैं, बीच में भी स्क्रीन लगे हुए हैं जिसमें जो बातचीत होगी उससे संबंधित जो वीडियोस वगैरह होंगे वो डिस्प्ले हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल होंगे साहब। ये जो सारा हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से सुसज्जित ये हॉल है, तो उसमें जिस लीडर पे कैमरा फोकस करेगा, जब वो दबाएंगे, वो बोलेंगे, स्क्रीन पे वो लीडर दिखेंगे। और साथ में कई बार कोई डिस्प्ले चलाना होता है, कोई अपनी वो प्रेजेंटेशन करना चाहे वो भी चल सकता है, और उनकी फोटो भी यहाँ पे आ सकती है। जो टेक्नोलॉजी है उसका भी भरपूर इसमें प्रयोग हुआ है, ताकि जो मीटिंग रूम है, G20 का ये हॉल है, इसमें जो मुख्य बात है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी पूरी सुविधा दी गई है। बहुत शानदार बनाया गया। और कल को ये आपके सामान्य ज्ञान का भी हिस्सा बनेगा कि जब G20 समिट हुई थी तो किस तरह के प्रगति मैदान के अंदर मंडपम में इंतजाम किए गए थे। वैसे इस समिट के लिए तैयारियां बहुत पहले शुरू हो गई थी। 7 तारीख को यानी 7 सितंबर को मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 7 सितंबर को ही दिल्ली आएंगे। वैसे राजधानी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हर लेवल पर काम हुआ है, और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है कि जो फाइनल टच है वो देते जाइए। आमतौर पर दिल्ली के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कैमरे पर नहीं आते हैं, उनके काफ़ी विवाद रहते हैं उनके दिल्ली के CM के साथ, पर वो कैमरे पर बहुत कम आते हैं। लेकिन G20 समिट को लेकर उन्होंने ABP न्यूज़ से खास बातचीत की। ग्रीन एरिया बढ़ाने को लेकर हो, दिल्ली को नया रंग रूप देने को लेकर हो, LG साहब ने तफसील से बात की। हम छोटा सा हिस्सा आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि कैसे ये सब कुछ तैयार किया गया। सारी एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार कैसे पॉसिबल हो पाया? पॉसिबल इस वजह से हो पाया कि सबको साथ में लेकर चलने की भावना थी। सबसे रिक्वेस्ट की गई कि आइए हमारे साथ काम करें, क्योंकि ये दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है ये देश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, देश की छवि के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। और जो इतने कंट्रीज़ के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो दिल्ली को गंदा देखेंगे या दिल्ली की टूटी सड़कों को देखेंगे, उनके फुटपाथ खराब देखेंगे, तो हमारे देश का क्या इम्प्रेशन होगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सब एक साथ बैठे, चर्चा की और उसके बाद प्लानिंग की। 6 महीने पहले इसको प्लान किया था कि कैसे क्या करना है। पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने बहुत इंटेंसिव मेहनत की है उसको सड़क पर अंजाम देने की। रोड्स क्लीन किए गए हैं, रिपेयर किया गया है, फुटपाथ रिपेयर किए गए हैं, ग्रीनरी को बढ़ाया गया है, 7 लाख के आसपास स्पॉट्स को रखा गया है, 6 लाख रख दिए गए हैं, अभी और भी रखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक समयबद्ध तरीके से की गई हैं। सैकड़ों फाउंटेन्स लगाए गए हैं, स्टैचूज़ लगाई गई हैं। जो एक नेशनल कैपिटल के अंदर होना चाहिए, जो एक नेशनल कैपिटल जैसी दिखनी चाहिए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखकर उसको किया गया है। आज हमारा देश जो है अब कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, एक विकसित देशों में गिना जाता है, एक पावरफुल देशों में गिना जाता है। देश के प्रधानमंत्री को सारी दुनिया उनकी तरफ देखती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो मेहमान यहाँ पर आ रहे थे, ये ज़रूरत थी कि दिल्ली को हम इस तरीके से दिखाएं कि उनको ये लगे कि जो भारत ने जो अभी अपनी छवि बनाई है वो वास्तव में उनकी नेशनल कैपिटल में भी दिखाई पड़ती है। लेकिन सर, लोगों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इधर जाना है, किधर जाना है, बाज़ार बंद रहेगा, मॉल बंद रहेगा, थोड़ा उनका कन्फ्यूजन अगर आप दूर कर। देखिए, दिल्ली पुलिस डेली हाफ पेज के ऐड दे रही है न्यूज़पेपर्स के अंदर। वो ये बता रही है कि कौन सा इलाका बंद रहेगा, कौन सा इलाका खुला रहेगा। तो उस अगर एडवर्टाइजमेंट को देख के चलेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। दूसरी बात यह है कि 8, 9, 10 की छुट्टी ज़रूर है, लेकिन दिल्ली का एक बहुत छोटा सा इलाका है, न्यू दिल्ली का इलाका है, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट ऑफ द दिल्ली इज़ ओपन। मेट्रो भी चलती रहेंगी, कहीं किसी को रोका नहीं गया है। बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी चुनौती भी है, कई तरह के चैलेंजेस हैं और आगे भी आएंगे। दिल्ली इस वक्त पूरी दुनिया में टॉकिंग पॉइंट है, हो भी क्यों ना। G20 समिट का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत की अध्यक्षता में 20 देशों का ये ग्रुप
कई बार विकासशील देशों के जो ज़्यादा लोन देने या लेने वाला मसला है उस पर फोकस कर रहा है। कुछ बड़े देश ऐसे भी हैं जिनके कर्ज के जाल में छोटे छोटे मुल्क फंस जाते हैं या फंसे हुए हैं। इन्हें ट्रैप से कैसे निकालना है, कर्ज के ट्रैप से, इसको लेकर भी प्रोग्राम में सुधार करने की बात होनी है इस G20 समिट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत जो 8 सितंबर को होगी। दोनों मुल्कों के बीच कई करार होने की उम्मीद है, यानी अमेरिका और भारत के बीच। चलिए अब निकलते हैं हम दिल्ली से और थोड़ा सा चलते हैं अपने बाकी राज्यों की तरफ और आपकी रसोई की तरफ। अगर रसोई की बात आती है ना, तो खुशबू और स्वाद एक ही चीज़ का याद आता है, वो है बासमती चावल। दुनिया भर में भारत की बासमती की धूम है, पर हाल ही में बासमती के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से किसान तो नाखुश है ही है, एक्सपोर्टर भी जो विदेश भेजते हैं वो भी परेशान हो गए हैं। इसमें एक एंगल और है, भारत सरकार के इस फैसले का फायदा किसे मिल रहा है? इसका फायदा मिल रहा है पाकिस्तान को। कैसे, ये देखिए जरा। लंबे, स्वादिष्ट और खुशबूदार, पूरी दुनिया मानती है भारत में पैदा होने वाले बासमती चावल को। तभी तो इसका सालाना एक्सपोर्ट 4.5 मिलियन टन और 38,524 करोड़ रुपए का होता है। सरकार के फैसले पर किसान और व्यापारी दोनों सवाल कर रहे हैं। ट्रेडिशनली पानी की वजह से जो अमृतसर की जीआई लोकेशन है, जो पंजाब की है ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी वजह से इसका टेक्सचर और इसमें फ्लफीनेस रहती है और टेक्सचर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, इसलिए सभी देश इसको प्रेफर करते हैं। भारत दुनिया के 140 देशों को कम दाम पर अच्छा बासमती चावल निर्यात कर रहा है, लेकिन अगस्त 2023 में सरकार ने बासमती राइस एक्सपोर्ट पर कैप लगा दिया। बासमती का पारवल राइस है, उस पे उन्होंने एक $1200 के प्लस की एक कैप लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि $1200 प्रति टन से कम कीमत वाले चावल का निर्यात नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि भारत, खासकर पंजाब से बासमती चावल का निर्यात कितने डॉलर में होता था? इस कैप के लग जाने से एक्सपोर्ट में कितनी कमी आएगी? 70% ऑफ डिमांड, अगर हम टोटल का देखें ना, तो 70% of demand is the lower end varieties of basmati rice and 30% demand in the international market is the higher end varieties. तो 70% के ऊपर अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो it is definitely going to hurt the industry as well as farmer of India. 70 से 80% बासमती का निर्यात $850 प्रति टन के दाम पर होता था, जबकि $1200 से $1700 प्रति टन के बीच का निर्यात 20% ही है। ऐसे में न सिर्फ व्यापारी को बल्कि किसानों को भी इसका नुकसान होगा। बासमती की खेती भी प्रभावित होगी। ये कैसा डिसीजन ले गया जब आपके स्टेक होल्डर सिर्फ 2 ही मेजर स्टेट्स है बासमती, उसमें पंजाब, हरियाणा, आप इनसे कंसल्ट करते, फार्मर से कंसल्ट करते, इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्रीज हो, आप इमेजिन करो 1981 से हम बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड वाज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पहला कंटेनर अमृतसर से गया था। बेस्ट बासमती इस एरिया में होती है और इस एरिया को जो बेनिफिट मिला है, जो फार्मर्स को बेनिफिट मिला है, पिछले साल आप इमेजिन नहीं करो, हिस्टोरिक हाई रेट हमने फार्मर्स को दिया है, 2200 रुपीज़ पर क्विंटल। अब अमृतसर अकेले डिस्ट्रिक्ट में 1,42,000 एकड़ में बासमती लगी है। हमने कम से कम 15-20 लड़के रखे हुए हैं BSc MA कर, जो जाके हर एक गांव में हर एक फार्मर को मिलते हैं, बताते हैं कि आप बेस्ट क्वालिटी बनाओगे, अब बेस्ट रेट मिलेगा। पर इस MEP के कारण हमें ये लग रहा है कि जो हमारा एफर्ट 2-3 सालों से बासमती को ग्रो करने का था, वो एफर्ट में अब सेटबैक आएगी। अब सवाल है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे मकसद क्या है? सरकार का तर्क है कि प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर बासमती चावल के संभावित अवैध निर्यात को रोकने और महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इसीलिए ही वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार संवर्धक निकाय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा को
$1200 प्रति टन से नीचे की बासमती पर रोक लगाने का निर्देश दिया। हमारा सरकार से सिर्फ एक ही है कि आपने जो भी डिसीजन लेना था एटलीस्ट एक बार ट्रेड से डिस्कस तो करते। हमारी नोडल एजेंसी है पीडा, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितनी भी बासमती इंडिया से बाहर जाती है वो सारी उसको रेगुलराइज करता है। तो देर इज़ ए ब्रिज बिटवीन अस, बिटवीन द सरकार एंड हमारे एक्सपोर्टर्स के बीच में, ये बासमती इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज है। एक बार हमारे से डिस्कस करते, वी शुड कम अप विद सम बेटर ऑप्शन उनको देते कि हम किस तरह अपनी इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। भारत में कुल 60 लाख टन बासमती चावल की पैदावार है। 1350 टन गैर बासमती चावल पैदा किया जाता है। गैर बासमती चावल 20% ड्यूटी के साथ एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन बासमती निर्यात पर बड़ा कैप लगा दिया गया है। इस पर पंजाब क्षेत्र के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर रमनीक सिंह ने सवाल उठाया है और बासमती चावल पर MEP $900 करने की मांग रखी है। गैर बासमती चावल $300, $400 या $450 का चावल हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, और जो बासमती चावल, पारबॉइल्ड चावल जो है वो $1200 से ऊपर जाएगा, 900 से $1200 का नहीं जाएगा। तो सस्ता चावल हिंदुस्तान से बाहर चला जाएगा, और सस्ता चावल जाने से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जो नो हाउ है मेरे हिसाब से 66% जो हिंदुस्तान की बासमती है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, और हम तो गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये जो $1200 का जो MEP है वो $900 पे करना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसके पीछे वजह तो है, लेकिन इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि भारत के बाद पाकिस्तान दुनिया के देशों को बासमती चावल सप्लाई करता है। वही कंट्री दुनिया में है जिनके पास GI टैग है बासमती का, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान ट्रेड 2019 में बंद हो गया, सडनली सारा बिजनेस कम डाउन। अब ये बासमती के ऊपर कर्ब्स हैं, ये हमारे लगता है कि पंजाब की इकॉनमी को बहुत हिट करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया की बासमती एक्सपोर्ट नहीं होगी उसका बेनिफिट पाकिस्तान ज़रूर लेगा। हालांकि पाकिस्तान में 15 लाख टन ही बासमती की पैदावार होती है, जबकि भारत कुल 60 लाख टन में से 45 लाख टन निर्यात करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत के निर्यात में 70% की कमी का फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। सही बात है, फार्मूला ऐसा निकालना चाहिए कि किसान को भी परेशान ना होना पड़े, कारोबारी को भी परेशान ना होना पड़े, महंगी चीज़ भी ना मिले और एक्सपोर्ट भी जारी रहे। अच्छा, भारत में कितनी ऐसी ज़मीन है जहां पर चावल की खेती होती है, वो आपको बताते हैं। भारत में तकरीबन 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जहां बासमती की खेती होती है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बासमती चावल उत्पादक है, सबसे बड़ा। करीब 47% क्षेत्र पर पूसा बासमती, जिसे हम 11-21 या पंजाब में PB 11-21 बोल देते हैं, उसका कब्जा है। 53% हिस्से में बासमती की 44 किस्में, 44 किस्में जो हैं उनकी खेती होती है, अलग अलग उगाई जाती हैं। देश के 7 राज्य हैं बासमती चावल जहां पर बहुत उगाया जाता है और GI का टैग भी उनको मिला हुआ है। इनमें पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, UP के 30 जिले और जम्मू कश्मीर के 3 जिले उसमें शामिल है। लेकिन पूरे देश के मुकाबले 40% बासमती अकेले पंजाब में होती है, और खासकर अमृतसर में, जहां के व्यापारी अभी अपना अपना व्यापार घटने का रोना रो रहे थे। इसलिए निर्यात के नए नियम से पंजाब के चावल व्यापारी और किसान ज्यादा प्रभावित हैं। वो सरकार से नियमों में ढील देने की इसीलिए मांग कर रहे हैं। हालांकि एक सच और भी है, भारत के बासमती चावल का एक्सपोर्ट एक साल में 12,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,524 करोड़ रुपए की ऊंचाई पर पहुंच गया, यानी 3 टाइम मोर हो गया, 3 गुना बढ़ गया है। अच्छा, हिमाचल और उत्तराखंड में जहां आपने पिछले दिनों देखा कि बाढ़ और बारिश का जबरदस्त कहर झेला, बहुत नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, वहीं मध्य प्रदेश में मानसून इस कदर कमजोर बताया जा रहा है कि आम लोग ही नहीं, खुद सरकार भी दैवीय शक्तियों की शरण में चली गई है।
मतलब वहाँ वही काम शुरू हो गया कि बारिश कैसे हो, और हो भी क्यों ना, सितंबर आ गया। मॉनसून की खिड़की अब तकरीबन बंद होने की कगार पर है। मॉनसून ख़त्म हो जाएगा। भारत में अच्छा मॉनसून सब कुछ तय करता है। अगर मॉनसून ख़राब रहता है तो क्या क्या चीज़ें बिगड़ती हैं, और अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो क्या क्या चीज़ें सुधरती हैं। फसल, बाज़ार, शादी, तीज, त्यौहार, सब कुछ जो है वो मॉनसून पर निर्भर करता है। और मध्य प्रदेश में तो इस बार एक और स्थिति है, क्योंकि वहाँ तो इस साल विधानसभा चुनाव भी है। खेतों में भजन कीर्तन हो रहा है। इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोशिश चल रही है। अगर भगवान खुश हुए तो बादल बरस जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी, सूखती फसलें फिर हरी हो जाएंगी। किसानों की उम्मीद इसी टोटके पर टिकी है। इंद्रदेव भगवान की पूजा कर रहे हैं और गीत के माध्यम से इंद्रदेव भगवान को मनाया जा रहा है कि हे इंद्रदेव भगवान, हमारी सोयाबीन की फसलें, हमारी मक्का की फसलें सूख रही है, ऐसी कृपा कीजिए कि जो यहाँ पानी बरस जाए। हम किसान लोग ये इंद्रदेव भगवान से विनती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 45 जिलों पर सूखे की मार पड़ी है। फसलें तबाह हो रही हैं। सरकार, सिस्टम, इल्म सबको है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। किसान सूखे से बेहाल है, खेतों में कीर्तन और टोटके कर रहे हैं, लेकिन ये आइडिया किसानों को दिया किसने? अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जो भी परंपरा हो गांव की, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सब अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना में असर होता है, सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती है, भगवान कृपा की वर्षा करते हैं। सूखे का टोटके वाला समाधान सीएम ने ही सूबे को दिया। इससे पहले खुद महाकाल मंदिर में 6 घंटे अनुष्ठान किया। 66 पंडे पुरोहितों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ। लेकिन क्या सीएम साहब हवन करने से ही सूबे पर मंडरा रहे सूखे के बादल टल जाएंगे? क्योंकि किसान बर्बाद फसलों का मुआवजा मांग रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हे मुख्यमंत्री जी, आप खेतों में आइए, आपके प्रशासनिक अधिकारी, कृषि अधिकारी, पटवारी को खेतों में भेजिए और फसलों का सर्वे करें और शीघ्र से शीघ्र किसानों को मुआवजा दे RBC 64 के अंतर्गत, और किसानों को खराब हो रही सोयाबीन, सूख रही जो सोयाबीन की फसलों का बीमा भी दिलाया जाए। सितंबर में धूप मई जैसी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में नहीं, रायसेन में भी भीषण सूखा पड़ा है। फसलें बर्बाद होने लगी हैं और किसान डरने लगे हैं। वजह भी है। रायसेन में इस बार करीब 2,85,000 हेक्टेयर इलाके में धान की फसल लगाई है। सूखा पड़ा तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। पूजा पाठ में विश्वास देते हैं, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ से ही सब कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में आहट सूखा पड़ने की है। 45 जिले इसकी चपेट में हैं और सीएम साहब भगवान भरोसे हैं। होम हवन कर रहे हैं और किसानों को भी यही सलाह दे रहे हैं। भगवान भरोसे इसी को कहते हैं। हालात सूखे जैसे हैं, जाहिर है किसान तो परेशान होगा। परेशानी कैसे बढ़ती जाती है ये तो किसान जैसे जैसे मानसून से दौर से गुजरता है उसे लगता है। किसानों को कितना नुकसान हो चुका है इसका पूरा आंकड़ा हमने जुटाया। 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। बात मध्य प्रदेश की कर रहा हूँ। 29 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। सोयाबीन और धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। मंदसौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, ये सब वो जिले हैं जहां सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। नीमच और रतलाम में 4.50 लाख हेक्टेयर सोयाबीन की खेती लगाई गई थी, फसल बोई गई थी, जिसमें से 30% फसल बर्बाद हो चुकी है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, नीमच जैसे 11 और ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जिनमें 11 साल में सबसे कम बारिश हुई है। एमपी में 1 जून से 31 अगस्त तक ओवरऑल अगर बात करें 26.05 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 38.81 इंच बारिश होनी चाहिए थी। इससे आगे किसानों को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें जो हैं हम मौसम विभाग से जानना चाहते थे कि भाई किसानों को कब तक क्या होगा, लेकिन किसानों के बारे में कोई भी अभी सटीक अनुमान सरकार के पास नहीं है। अब हम मौसम विभाग से ये जानने पहुंचे कि भैया इनको
राहत मिलेगी भी या नहीं। अभी तक जो मध्य प्रदेश में वर्षा हुई है सामान्य से 19% कम है, तो यहाँ से एक साइक्लोन बनने वाला है और लो बनेगा, फिर आगे मूव करेगा, तो फिर आपके पहले पूरी मध्य प्रदेश में आपको जो है वर्षा मिलेगी 5 से 7 के बीच में, उसके बाद पश्चिम मध्य प्रदेश में आपको वर्षा मिलने की उम्मीद बनी हुई है। इसकी वजह से आपके कल के बाद से पूरी मध्य प्रदेश में, उसके बाद में 6-7 के बाद में पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, वो कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। सुना मौसम विभाग से किसानों के लिए थोड़ी सी राहत का सिग्नल आया है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन क्या इस बारिश से किसानों के हालात बदलेंगे? क्योंकि सूखे के साथ किसान बिजली संकट भी झेल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह का नेक्स्ट लेवल प्लान क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ बारिश की वजह में क्या करूँ। मैं तो जमीन आसमान सब एक कर दूंगा, जितनी मेरी हैसियत है, अपनी सरकार की ताकत है, प्रशासन की ताकत है, सब ढूंढूंगा मैं बैठने वाला हूँ भी नहीं। कैंसर बड़ी लाइलाज बीमारी है, किसी को बख्शती नहीं है। तो कई बार तो ऐसे होता है कि बीमारी का पता ही नहीं चल पाता या टाइम पर पता नहीं चलता। कई बार कैंसर जैसी बीमारी को मशीन भी पकड़ने में भूल जाती है या देरी कर जाती है। कई बार लापरवाही कैंसर मरीजों पर इतना भारी पड़ता है कि वो बेमौत मारे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीमारी को पकड़ने के लिए एक खास इक्विपमेंट आ गया है, लेकिन ये कैसा इक्विपमेंट है, कैसे पकड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमें ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी और रिपोर्ट से ही आपको पता चलेगा कि ये फायदे का सौदा है या नहीं। कैंसर कितना घातक है, उससे कहीं घातक होता है वक्त पर कैंसर का पता ना लगा पाना। एक स्टेज से दूसरी और दूसरी से फिर आखिरी स्टेज। कैंसर कैसे पहुंच जाता है, मरीजों को ये पता ही नहीं चलता। बीमारी को कई बार मशीनें भी नहीं पकड़ पाती और मरीज बेमौत मारे जाते हैं। अब डर की यही तस्वीर बदलने वाली है। डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बना लिया है जो कैंसर की सटीक पहचान कर सकता है, वो भी पहली ही स्टेज पर। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में छपी रिपोर्ट कहती है कि एआई मशीन झट से रिजल्ट बता देगी। एआई मशीन कैंसर को तेजी से डायग्नोसिस करेगी। एआई मॉडल 0.87 के AUC के साथ कैंसर के हर नोड्यूल के जोखिम की पहचान कर सकता है। रेडियोमिक्स का इस्तेमाल कर एआई एल्गोरिथम विकसित करने के लिए टीम ने बड़े फेफड़ों के पिंड वाले लगभग 500 रोगियों के सीटी स्कैन का उपयोग किया। एआई बड़े फेफड़ों और छाती के कैंसर की सटीक पहचान करने में कामयाब रही। एआई का ये मॉडल कैंसर पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो सकता है। दुनिया भर में कैंसर मौत की एक बड़ी वजह है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि कैंसर से दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत होती है। हालांकि कई लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर बीमारी का सही वक्त पर पता चल जाए। अब ये काम एआई उपकरण करेगा, जिसे रॉयल मार्सडेन NHS फाउंडेशन ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च लंदन ने डिजाइन किया है। यानी विज्ञान और तकनीक का नया प्रयोग कैंसर मरीजों के लिए वरदान बनने जा रहा है। एक बात बताइए, कोई इंसान एक किताब लिखने के लिए कितना वक्त ले सकता है या कितने साल किसी ग्रंथ को नया स्वरूप देने में लगा सकता है? अंदाज़ा लगाइए। 5 साल, 10 साल, 20 साल। वर्तमान माहौल में तो वैसे लोग जो हैं वो पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा टाइम लगाते नहीं हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक साधक ऐसे हैं जिन्होंने 50 साल में 23 कैरेट सोने 23 कैरेट सोने से गीता लिखी है। 87 साल के मंगल त्रिपाठी ने ये सब कुछ कैसे किया और कैसे अपना जीवन लगा दिया, आप देखिए। बड़ी शानदार रिपोर्ट है उनकी। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें एकेश्वरवाद, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा है, जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए इस ग्रंथ की छपाई कई रूपों में होती रही है।
लेकिन इस वक्त गीता का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो अद्भुत है। सोने चांदी हीरे माणिक से जड़े इस ग्रंथ को तैयार करने में मंगल त्रिपाठी ने जीवन भर की पूंजी लगा दी है। सबसे पहले आपको चांदी की गीता दिखाते हैं। 8 पत्रों की इस गीता को पूरी तरह से चांदी पर बनाया गया है। ये तो एक तरह की गीता है और ये किया है पिछले 50 वर्षों में संभव अपनी लगातार मेहनत के साथ डॉक्टर मंगल त्रिपाठी ने। एक जैनी मुनि थे, उनका नाम मुनि श्री राकेश था। उन्होंने मुझे मोरारजी देसाई से मिलवाया और प्रथम दृष्टि में ही मोरारजी भाई ने कहा कि तुम गीता पर काम करो। मंगल त्रिपाठी ने मोरारजी देसाई के मार्गदर्शन में ये काम शुरू किया। लगन के साथ एक एक शब्द को चांदी के पत्र पर उकेरा। अक्षर को बैठाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन मंगल त्रिपाठी ने कभी हार नहीं मानी। कई किताबें हैं सनातन धर्म में, गीता ही क्यों, कोई और किताब क्यों नहीं? कि गीता एक विचित्र स्थिति में उत्पन्न हुई है। स्थिति है मोह की, स्थान है रंगमंच है युद्ध का, सामने खड़े हैं अपने ही लोग, उनसे लड़ना है। अर्जुन जो गीता का मुख्य पात्र है, वह कहता है कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे कौन लड़ेगा। ये कहानियां ही मंगल त्रिपाठी की प्रेरणा बनी और उन्होंने चांदी की गीता के साथ ही सोने की गीता भी लिख डाली। इसमें करीब ऐसे 12 ब्लॉक्स हैं, इनको हम पत्र कहते हैं, और 22 पत्र हैं। और स्वर्णमयी गीता, क्योंकि यह कृष्ण उवाच तो है ही, लेकिन सोने को यानी कि 23 कैरेट सोने को पहले उसका फॉयल बनाया गया है और उसके बाद फॉयल के साथ हर एक अध्याय को एक एक पत्र में लिख दिया गया है। बहुत मेहनत लगी होगी। मेहनत तो लगी है, लेकिन इसके पीछे एक आस्था कहिए या श्रद्धा कहिए। सोने से बनी इस गीता में 500 चित्र हैं। इन्हें बहुत ही सावधानी से उकेरा गया है। जब भी कोई गलती होती थी तो मंगल त्रिपाठी फिर से चित्र बनाते थे। उन्होंने बताया कि सोने की गीता खरीदने के लिए कई लोग आए, बड़े बड़े ऑफर दिए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बेची। ये भगवत गीता है, चूंकि माँ है। गांधी जी गीता माता कहते थे, वो मेरी माँ है। अपनी माँ को कैसे समर्पण कर दूं किसी को? तो मैंने ये समर्पण किया भूतकाल की, अभी वर्तमान की और भविष्य में जितनी होंगी उन सारे जीवों की माताओं को यह गीता माता समर्पित मैंने किया है। गीता का सार भी यही है, कीमत उसके पात्र की नहीं बल्कि सुनकर उसका अनुसरण करने वाले पात्र की है, जो उसे अमूल्य बनाता है। और ये बेशकीमती ग्रंथ G20 में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों को भी दिया जाएगा। लगन के आगे सब कुछ हार जाता है। चलिए गीता से निकलकर अब आगे बढ़ते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। शुक्रवार को हमने आपको वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा की हुई थी, दिखाई हुई थी। उसके ये भी दिखाया था कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये संभव होगा या नहीं होगा, और इस बारे में अधिकारियों से बातचीत भी की थी। और उन्होंने, जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने बताया भी था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो कब तक या नहीं। इस पर हमें कई मैसेज आए। चलिए कुछ चुनिंदा मैसेज निकाल लेते हैं। पुष्पेंद्र यादव जी हैं, वन नेशन वन इलेक्शन अगर करना ही था तो हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में चुनाव क्यों करा दिए? असल बात तो ये है कि नवंबर 2023 में होने वाले 5 राज्यों के इलेक्शन में जो हारा उसका खेल 2024 के लिए खत्म हो जाएगा, इसलिए ये सब कवायद चल रही है। वाह पुष्पेंद्र जी, बहुत गहरी पकड़ रखते हैं आप। अंकुर गर्ग क्या कहते हैं, आप केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ लोकपाल बिल, बट नाउ दे डोंट टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग it even in Punjab where they have full power to do it. What's stopping them? अंकुर जी, आपकी बात मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब ने सुन ली होगी, जरूर अमल करेंगे। ये हैं इकबाल खान। पप्पू जी घोटाले का उत्तम उपाय। पप्पू जी, कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं आप? ये आप थोड़ा क्लैरिफाई कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। नंद किशोर शर्मा जी क्या लिखते हैं, वेरी नाइस डिबेट। किस चीज़ के नंद किशोर जी? आप ये जरूर लिखा करें कि इस खबर पे कह रहे हैं कि आपने बहस को जन्म दिया। क्या इस बात की बहस को जन्म दिया कि भाई एक देश एक चुनाव हो सकता है? नहीं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने जो कमेंट्स भेजे हमें। चलिए पब्लिक इंटरेस्ट में
आज इतना ही। आपको आज की खबरें कैसी लगी, फीडबैक जरूर देना है आपने।